दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मौजूदा वक्त शायद भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के मानचित्र पर तमाम देश अपनी आर्थिक स्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और चीन सरीखे देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिभाषा गढ़ रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दुनिया में एक बहस चल पड़ी है कि डेमोक्रेसी रहेगी या ऑटोक्रेसी आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तो अपने भाषण तक में कह दिया कि 21वीं सदी में संघर्ष डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का होगा। और इन तमाम परिप्रेक्ष्य में भारत कहां पर है और जिस वक्त भारत को शायद सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और शायद भारत के भीतर एक स्टेट्समैन प्रधानमंत्री की जरूरत है, उस वक्त भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ है। भारत के भीतर सबसे बड़ी चुनौती यही हो चली है और खास तौर से केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। चुनौती यही हो चली है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को वह दिल्ली बुलाना चाहती है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। और सरकार दो दो हाथ करने को तैयार है ममता बनर्जी से कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग करने पहुंचे तो वो वहां पर क्यों नहीं पहुंची, वक्त निकाल कर क्यों नहीं पहुंची, और जब प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है। भारत के भीतर इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि ट्विटर ने जो सवाल अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को लेकर कहे हैं, उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतंत्र को लेकर जो परिभाषा सत्ता खींच रही है, इन दोनों में क्या टकराव होगा। यह भी सवाल है कि भारत ने जब दुनिया के 95 देशों को वैक्सीन बांट दी, वह भी अप्रैल के महीने तक में बांट रहे थे, और ऐसे वक्त में भारत के भीतर क्या वाकई 2021 के दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करने की स्थितियां आ जाएंगी। यानी एक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति भारत के सामने है जहां पर 3 सवाल खुलकर उभर रहे हैं। पहला सवाल, जिन मुद्दों से समूची दुनिया टकरा रही है वो मुद्दे भारत के भीतर है ही नहीं। जिस महामारी को लेकर जो सवाल दुनिया भर के सामने है, भारत उस परिप्रेक्ष्य में कहीं है ही नहीं। और जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चीन और अमेरिका अपने अपने परिप्रेक्ष्य में और अपने अपने राष्ट्रहित में परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, उसमें भारत कहीं नहीं है। हमें लगता है कि अब एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने है जहां पर भारत की चौखट पर चीन भी आकर खड़ा हो गया है। श्रीलंका कन्याकुमारी से कोलंबो पोर्ट की दूरी सिर्फ 290 किलोमीटर की है और कोलंबो पोर्ट अब चीन के कब्जे में है। बाकायदा श्रीलंका की संसद ने मुहर लगा दी। वहां पर श्रीलंका की संसद का कानून नहीं चलेगा, उस देश का संविधान नहीं चलेगा, उस देश के भीतर नगर निगम की हैसियत कुछ नहीं बचेगी। वहां पर जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेकर नियम कायदे श्रीलंका के नहीं चलेंगे, बल्कि कोलंबो पोर्ट को लेकर चीन की जिस कंपनी ने उसको डेवलप करने का बीड़ा उठाया है और बिलियन डॉलर वहां पर लगा दिया है, अब शायद उसके अनुकूल ही स्थिति होगी। और इतना ही नहीं, उस कोलंबो पोर्ट में जाने के लिए, वहां का सफर करने के लिए आपको हो सकता है बिल्कुल एक नया पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़े। वह पासपोर्ट चीन के चिन्हित होगा, यानी श्रीलंका के लोगों के लिए भी उस पासपोर्ट की जरूरत वहां के लोगों को पड़ेगी। और वीजा के लिए श्रीलंका से नहीं, वो रास्ता उस कमीशन के जरिए जाएगा जो कमीशन कोलंबो पोर्ट को डेवलप कर रहा है। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने है जहां पर इस बात का जिक्र समूची दुनिया में हो चला है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि 21वीं सदी में डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के भीतर एक संघर्ष की परिस्थिति पैदा हो रही है। और ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चाहे आप ईरान को देखिए, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव को देखिए, चाहे आप इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और अरब वर्ल्ड के भीतर जो उथल पुथल मची है, उसमें अमेरिका कहां खड़ा है, चीन कहां खड़ा है, रशिया कहां खड़ा है। और एक नए तरीके की लॉबी जब पूरी दुनिया में हो रही है, तब उसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, क्या इन दोनों क्षेत्र में भारत की मौजूदा सरकार का योगदान इस देश को लेकर, भारत को लेकर कहीं कुछ है, या फिर इसके ठीक समानांतर एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर पैदा हो चली है जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय ही इस देश को लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं।
2020 में कितने लोगों ने भारत छोड़ा यह डाटा तो नहीं आया, और 2021 का डाटा तो साल बीतने के बाद आएगा, लेकिन 2015 से लेकर 2016, 2017, 2018, 2019 सबसे ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा और दूसरे देशों में जाकर बस गए। लोकसभा में जो जवाब दिया गया वो जवाब इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि हर दिन 370 लोग अगर भारत को छोड़ रहे हैं, यहां की नागरिकता को त्याग रहे हैं, तो सोचिए कैसी परिस्थिति होगी। 2015 से 2019 के भीतर 6,76,074 लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ा है। 2019 में 1,36,441 लोगों ने छोड़ा है, और 2015 में जो पहला साल हमने जिक्र किया तब 1,41,656 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। इस दौर में भारत के भीतर जो टैक्स पेयर के पैसे से सियासी उपभोग किया जाता है, उसको लेकर लोगों के भीतर बड़ा गुस्सा है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जिंदगी जीने के लिए और शायद हायर एजुकेशन के लिए अब क्या भारत को छोड़कर निकल जाएं। जो जानकारी आ रही है, बड़ी तादाद में लोग इंटरनेशनली अलग अलग देशों का वीजा लेने के लिए दरवाजा उन तमाम एजेंसीज के सामने खटखटा रहे हैं, जिसके माध्यम से जैसे ही दुनिया खुले और भारत से आवाजाही शुरू हो, लोग चले जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण आज उससे कहीं ज्यादा स्थिति है। आज इसी को समझने के लिए चंद बातों पर गौर कीजिएगा। अर्थव्यवस्था और भारत की फॉरेन पॉलिसी कहां टिकती है। जब हम आपसे जिक्र किया कि श्रीलंका की क्या स्थिति है, 20 मई को श्रीलंका की संसद ने बकायदा पोर्ट सिटी यानी इकोनॉमिक बिल पारित किया, एक पोर्ट सिटी कोलंबो को लेकर, और उस पर चूंकि चीन की वित्तीय मदद से ही वो पोर्ट सिटी क्रिएट की गई है, तो राष्ट्रीय कानून जो श्रीलंका के थे वह भी उस इलाके में नहीं चलेंगे। वहां पर भी चीन का ही कानून चलेगा, उसकी कंपनी का कानून चलेगा, क्योंकि यह एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहां पर इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो श्रीलंका का है उसका कानून नहीं चलेगा। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो श्रीलंका की है उसकी नहीं चलेगी। वहां का जो नगर निगम है उसकी नहीं चलेगी। पार्लियामेंट की नहीं चलेगी। और वहां पर जिस कंपनी की चलेगी वो है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, जिसने तकरीबन 1.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 10,138 करोड़ के साथ 269 हेक्टेयर भूमि को अपने तरीके से डेवलप करने का बीड़ा उठाया, और इस बात को कहा कि 2041 तक जब ये पूरा का पूरा वो डेवलप कर चुके होंगे तो श्रीलंका की जीडीपी में हर बरस 85,453 करोड़ रुपए देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी वित्तीय स्थिति डामाडोल है। वो दुनिया भर से कर्ज भी मांग रहा है, भारत से भी उसने कर्ज लिया है। और पिछले साल फरवरी में जब राजपक्षे आए थे भारत में, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था अभी हम कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है, बाद में लौटा देंगे इसको, तो हमें कुछ ढील दे दीजिए। या फिर जो श्रीलंका की करेंसी है और भारत की करेंसी है, इसको कहीं या डॉलर को लेकर आप एक ट्रांजैक्शन को इस रूप में रखिए जिससे हमारी करेंसी भी चल जाए, यानी हमें आपको डॉलर में ना लौटाना पड़े। इस पे कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो यहां फिर समझिए, चीन की जो कंपनी है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, यह सब्सिडरी कंपनी है चीन की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। और यह तय किया गया है कि दरअसल इस पोर्ट पे जो भी स्थिति होगी वह पूरे तरीके से यहां पर जो एक कमीशन बैठेगी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक कमीशन, उसी के ही नियम कायदे चलेंगे। उसकी नियुक्ति, हालांकि सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जरूर करेंगे, लेकिन चीनी कंपनी की जरूरत के मुताबिक ही वो कमीशन को काम करना होगा, क्योंकि पैसा रिटर्न वही करेगा। इसका मतलब एक ये हुआ कि जो उस पोर्ट का हिस्सा है वहां पर नियंत्रण किसका होगा, क्योंकि वहां पर ना तो श्रीलंकाई के सेंट्रल बैंक की चलेगी, जैसे भारत की आरबीआई है, उसी तरह उसका जो सेंट्रल बैंक है उसकी भी नहीं चलेगी। संसद का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो क्या यह माना जाए कि वहां के भीतर कुछ सवाल है श्रीलंका के भीतर में, तब तो ये एक ब्लैक मनी का हब बन जाएगा। यहां पर गैर कानूनी पैसों का लेन देन होगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, करप्शन भी हो सकता है। ये सारी बातें वहां पर उठ रही है। लेकिन सवाल यह है कि श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, भारत का 96 करोड़ भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। अब इसके पैरेलल में देखना शुरू कीजिए कि श्रीलंका के ऊपर जो कर्ज है वो सबसे ज्यादा
चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जहां पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है, उसी का है लगभग 14%। कुल कर्ज जो उस पे है, जो पिछले साल के आखिर तक आया है, वह तकरीबन 55 अरब डॉलर का है, यानी 3,98,300 करोड़ रुपया। इसमें 14% चीन की हिस्सेदारी हो गई, 12% कर्ज जो है उसने जापान से लिया है, वर्ल्ड बैंक से 11% कर्ज लिया और भारत से 2% कर्ज लिया। ये कर्ज की डिप्लोमेसी, यानी आपकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए। मजबूत इकोनॉमी नहीं होगी तो आज समय आप दुनिया के भीतर अपनी फॉरेन पॉलिसी और दुनिया के साथ अपने संबंधों को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमने जैसे इस बात का जिक्र किया तो यहां पर दो तीन चीज और समझिए। पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, मालदीव चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, बांग्लादेश चीन के कर्ज में लगातार वो ले रहा है, अभी डूबा नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन वह भी कर्ज है उस पर चीन का ही। यानी भारत के चारों तौर की परिस्थिति को देखना शुरू कीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल यह आता है कि भारत में इस वक्त शायद एक मजबूत शासक की जरूरत चाहिए। शासक का मतलब प्रधानमंत्री है, स्टेट्समैन चाहिए जो देश के भीतर के उस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को संभालना जानता हो, जहां पर टकराव ना हो। लेकिन टकराव चीफ सेक्रेटरी को लेकर हो रहा है। टकराव इस देश के भीतर में अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को लेकर ट्विटर के साथ झगड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अपनी भद करवा रहा है और अपने नियम कायदे अपने राजनीतिक फायदे के लिए या इस देश के कानून के हित के लिए ही सही कीजिए, लेकिन यह मौजूदा वक्त की परिस्थिति को साथ में हमेशा दिमाग में रखिएगा। इस दौर में भारत को क्या करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। जब हम इसकी आपसे जिक्र कर रहे हैं तो कुछ सवाल भारत की इकोनॉमी को लेकर तुरंत आपके जहन में आएंगे। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गया है। हम आपको कोविड से पहले लिए चलते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। कोविड से ठीक पहले यानी 2019 में जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था, यानी जो भी दुनिया भर में उत्पादन होता था, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी थी वह सिर्फ 3.1% थी। आज की तारीख में वह 1% की परिस्थिति में आ चुकी है। 3.1 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं और ये जो 1 पॉइंट कह रहे हैं ये एक एवरेज निकाला गया है। दुनिया में जो प्रोडक्शन कम हुआ है और भारत का जो एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंपोर्ट जिस तरीके से भारत में जो चीजें आ रही हैं उस लहजे में बता रहे हैं आपको। चाइना जो है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बिगेस्ट फैक्टर है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है 28.7% कोविड से पहले था और आज की तारीख में उसका प्रोडक्शन 30% प्लस में चला गया। अमेरिका का प्रोडक्शन 16.8% कोविड से पहले था, आज की तारीख में वो 16% पर है। जापान का कोविड से पहले 7.5% था, अभी भी वो 7.5 से 8% के बीच में है। जर्मनी 5.3% था, आज की तारीख में भी जर्मनी ने भी अपने आप को बैलेंस किया है और वो 5% पर आ गया है, लेकिन भारत 3.1% से नीचे आ गया। सवाल यह है कि दुनिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग पर भी चाइना और अमेरिका को जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 45% तो ऐसे ही हो जाते हैं। हमारे सामने चाइना खड़ा है। अमेरिका के भीतर जो सवाल भारत को लेकर उठ रहे हैं वो जाहिर है मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता की फॉरेन पॉलिसी को लेकर ही उठ रहे होंगे। बाइडेन यूं ही हिचकोले नहीं खाएंगे। भारत ने बड़ी मदद की है अमेरिका की, लेकिन एक सवाल शायद उस वक्त वहां के डेमोक्रेट्स को भी लगातार चुभते रहता है कि कैसे किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष उनके देश में आकर चुनाव के दौर में उनके विपक्षी पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। यह अभी भी उन्हें चुभ रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, जाहिर है यह चुभन तो है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके पैरेलल में बाइडेन ने एक बात का जिक्र पिछले दिनों भाषण में किया जो अब समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाइडेन अपने तौर पर चीन और रूस के संदर्भ में कह रहे हैं। उन्होंने भाषण का जो हिस्सा था उन्होंने कहा था कि इन दोनों देशों का मानना है कि ऑटोक्रेसी इज द वेव ऑफ फ्यूचर। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से यह तानाशाही की दिशा में ले जाने वाली परिस्थिति है। चाइना और रशिया, पुतिन और शी जिनपिंग की स्थिति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब यहां पर सवाल है, उन्होंने अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले वक्त में 21वीं सदी में लोकतंत्र की उपयोगिता और ऑटोक्रेसी के बीच ही संघर्ष होगा और चीन और रशिया का मानना है कि डेमोक्रेसी जो है अब वह दुनिया के मौजूदा वक्त की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कहीं नहीं टिकती है और ऑटोक्रेसी होनी होगी।
इसी के भीतर भारत के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर एक सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी भारत के भीतर भी यह सवाल आता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं, या वो बढ़ना चाह रहे हैं, या उनको भी लग रहा है कि जो चीन का रुख है, जो रशिया का रुख है, इसी तर्ज पर इस देश को चलाया और संभाला जा सकता है, अन्यथा चीजें उनके हाथ से निकल जाएगी, या फिर सत्ता पे बने रहने के लिए उन्होंने इस फिलॉसफी को अपनाया, जबकि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है और अमेरिका डेमोक्रेसी का सबसे पुराना देश है, भारत सबसे बड़ा देश है, वो सबसे पुरानी कंट्री है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका की। सवाल यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जब भारत की फॉरेन पॉलिसी के पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में तुरंत आएगा, एक वक्त रशिया और अमेरिका टकराते थे, तब नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्रिएट किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इतने सारे देशों के साथ हम ना इधर है ना उधर है, और पूरे कोल्ड वार के वक्त में भारत की एक स्थिति मौजूदा वक्त से लेकर, मौजूदा वक्त को थोड़ा भूल जाइए, बड़ी मजबूत स्थिति में भारत रहता था और तमाम उनसे संबंध और संपर्क बनाए रखने की स्थिति में आते थे। इंदिरा गांधी का रुख रशिया के जरूर नजदीक चला गया, लेकिन 1971 में वो सीधे उन्होंने आंख दिखाई अमेरिका को। यह सारी परिस्थिति है पन्नों में, लेकिन आज की तारीख क्या है? और जैसे ही हम आज की परिस्थिति के साथ आते हैं तो भारत की आर्थिक मजबूती को समझने की जरूरत तुरंत आ जाएगी। अब आप सोचिए कि भारत की जीडीपी, जिस समय प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम 5 ट्रिलियन होंगे, 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं और 5 ट्रिलियन होंगे, हमने देखा कि आज की स्थिति में उस वक्त भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में था। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, और फिर भारत था, यूके भी पीछे था, फ्रांस भी पीछे था, लेकिन आज की तारीख में यूके और फ्रांस भी जीडीपी को लेकर भारत से आगे निकल गए हैं। यूके की जीडीपी है 2.83 ट्रिलियन, फ्रांस की जीडीपी है 2.78 ट्रिलियन, भारत की जीडीपी है 2.72 ट्रिलियन, यानी हम उससे भी नीचे इस दौर में हमारी इकोनॉमी फिसली है। दूसरी बात, किसी भी देश के भीतर में नागरिकों की जो आय है प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से, प्रोडक्शन का हिस्सा हमने आपको बता दिया, वह भी बड़ी मजबूती देता है। और अब आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो चाइना की जनसंख्या 143 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। अब सोचिए कि जीडीपी के लिहाज से चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो $11,956 है, $11,956। भारत की है $2,099, यानी लगभग 6 गुना कम है, 5 गुना कम है भारत की। अमेरिका की बहुत ज्यादा, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या को समझना होगा, उसकी जनसंख्या उतनी नहीं है, वह 33 करोड़ की जनसंख्या के साथ है। तो यह अंतर समझते हुए जनसंख्या के लिहाज से और किसी देश की इकोनॉमी के दोनों के लिहाज से भारत को जो मजबूती और जिस दिशा में ध्यान देना चाहिए इस वक्त, वह अभी भी चीफ सेक्रेटरी में अटका हुआ है, ट्विटर से लड़ाई में अटका हुआ है, भारत का सोशल मीडिया कैसे हाँका जाए इस दिशा में अटका हुआ है, वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे आएगी इसको लेकर जब भारत के विदेश मंत्री गए तो टाइम मैगजीन ने काट के लिखा और बोले भारत के विदेश मंत्री सबसे थैंकलेस जॉब के लिए इस वक्त गए हैं। और एक विश्लेषण करते करते उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत के भीतर तो फॉरेन संबंधों को लेकर विदेशी नीति जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही जो 60 यात्राएं की 2015, 16, 17, 18, 19 कोविड से पहले तक की, उसके रिएक्शन रिपरकशंस क्या थे। आज की तारीख में भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का हब क्यों नहीं बना? भारत के भीतर पेटेंट का ट्रांसफर क्यों नहीं होना शुरू हुआ? भारत की अपनी इकोनॉमी क्यों मजबूत नहीं होने की दिशा में आई? भारत के भीतर असमानता और गरीबी क्यों बढ़? ये सारे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठते हैं। लेकिन जब हम इन बात का आपके जिक्र कर रहे हैं कि भारत इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को वैक्सीनेशन प्रोसेस में जब लेकर आया है तो तुरंत ये जहन में आता है कि चाइना ने इस दौर में, ध्यान दीजिए, चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी, चाइना ने नेपाल को भी वैक्सीन दी है, चाइना ने श्रीलंका को वैक्सीन दी, और श्रीलंका के भीतर तो वहां भी हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से डगमगा गया, चरमरा गया था इस पूरे कोविड प्रोसेस में। लेकिन चाइना ने मदद की वैक्सीन के तौर पर, पीपीई किट के तौर पर, फेस मास्क के तौर पर, टेस्टिंग किट को लेकर उसने जो डोनेट किया, लेकिन इस प्रोसेस में, डोनेट के प्रोसेस के साथ उसने हमेशा इकोनॉमी को जोड़ा। इसीलिए जो वन बेल्ट रोड परियोजना जो है चीन की, उसके दायरे में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चारों कंट्री भारत के जो इर्द गिर्द थे वह भी आ गए।
चीन ने इससे पहले हब्बन टोटा बंदरगाह लिया था। ये बिल्कुल श्रीलंका के साउथ में है और उसको भी कर्ज लौटा पाने की स्थिति में श्रीलंका नहीं आ पाया, तो वो बंदरगाह चीन के कब्जे में चला गया और चीन ने इसके जरिए वहां पर उसको सौंपना पड़ा चीनी प्रशासन को, ये कहते हुए कि हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे। वो भारत से तकरीबन कन्याकुमारी से 550 किलोमीटर हवाई दूरी पर है। लेकिन अब जब वो बिल्कुल नज़दीक कोलंबो पोर्ट तक आ गया है और कोलंबो पोर्ट जब सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो पूरी योजना है वो है कि कोलंबो के तट के पास जो समुद्र का पानी है उसको हटाकर वो एक नया शहर बनाए। नया शहर बनाने का मतलब शायद वहाँ पर हथियारों की मौजूदगी का होना भी होता है, वहाँ पर मिसाइल भी होते हैं और वहाँ पे टारगेट एरिया जो भी देश होते हैं उनको टारगेट में रखकर चीन इस बात को क्रिएट करते रहा है। इस वक्त शायद भारत को एक ऐसे स्टेट्समैन और एक ऐसे लीडर की जरूरत भी है जो कि इन चीज़ों को देख सके, समझ सके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, क्योंकि भारत ने जो 95 देशों को वैक्सीन बांटी, हमें लगता है कि उसके नज़रिए को, छोटे दोष कितने थे जहाँ पर मेहुल चौकसी ने पनाह ली, जिसकी नागरिकता उस देश को भी मान लिए दिया गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको बताते हैं कि लगभग 6 करोड़ 63 लाख 6 करोड़ 63 लाख जो बांटा गया है पूरी की पूरी वैक्सीन, उसके भीतर में 1 करोड़ 30 लाख जो वैक्सीन दी गई है, 1 करोड़ 3 लाख की वैक्सीन जो बांग्लादेश को दी गई है, उसको जरा समझने की जरूरत है। उसको इसलिए समझने की जरूरत है, ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत ने 2 अप्रैल को बांग्लादेश को 1 लाख वैक्सीन दी। 2 अप्रैल किस डेट के लिहाज से जाना जाता है? उस दिन पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया। अब इससे ठीक पहले चले जाइए, प्रधानमंत्री सफर पर गए थे 2 दिन के लिए बांग्लादेश। 26 तारीख को भी बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन दी गई, ग्रांट के तौर पर दी गई, पैसा नहीं लिया गया। ये दोनों दिन जो हमने आपको बताया, 26 मार्च को 12 लाख और 2 अप्रैल को 1 लाख, ये ग्रांट के तौर पर दी गई। इससे पहले जो वैक्सीन देने का सिलसिला था, संयोग से एक ऐसी प्रक्रिया बनती है कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव की परिस्थितियां इसलिए जुड़ती है क्योंकि जब चुनाव ने रंगत पकड़नी शुरू की जनवरी में, तो पहली खेप 20 लाख वैक्सीन बांग्लादेश गया 21 जनवरी को, फिर 25 जनवरी को 50 लाख वैक्सीन गई, फिर 22 फरवरी को 20 लाख वैक्सीन गई और उसके बाद मार्च और अप्रैल में आपको तारीख बता दी। तो दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर में भारत की आर्थिक स्थिति और भारत की विदेश नीति, इन दोनों स्थितियों को जब आप मौजूदा भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब आपके भीतर एक तीसरा सवाल शुरू होगा। क्या वाकई एक ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है जिसमें भारत अपने आंतरिक परिस्थिति में इसलिए उलझ रहा है क्योंकि पहली बार केंद्र की सत्ता को यह लगने लगा है कि अगर उसकी राजनीतिक स्थिति देश के भीतर कमजोर पड़ जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में तो सत्ता उसके पास रहेगी नहीं, किसी और के पास रहेगी, और सत्ता गंवानी नहीं है तो पूरा जोर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को ही सुलझाने में और उसको अपने हाथ में लगाम रखने की स्थिति में ले आया जाए। इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव में कुछ हासिल ना कर पाना, केरल में कुछ हासिल ना कर पाना, बंगाल जिस तरीके से हारा गया जिसमें सारी पूरी ताकत लगा दी गई और पूरा सब कुछ साख भी दांव पर लगा दिया गया, तो क्या ये भारत के भीतर एक पॉलिटिकल असुरक्षा की परिस्थिति ने पहली बार एक राजनीतिक सत्ता की जो पूरी एक सुरक्षात्मक सोच थी जिसके जरिए प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते थे, क्योंकि अगर आप पुराने दौर को 2014-15 के बाद से देखना शुरू कीजिएगा तो सुषमा स्वराज आपको याद आ जा जाएंगी, क्योंकि वह भी विदेश मंत्री थी। कितने देशों की यात्रा उन्होंने की कूटनीतिक तौर पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री से कितने गुने ज़्यादा यात्रा की। लेकिन आज की तारीख में भारत जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो परिस्थिति है उसमें भारत की स्थिति क्या है, ये इजराइल और फिलिस्तीन की परिस्थितियों से समझा जा सकता है। दिल से करीब, बहुत नज़दीक इजराइल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मद्देनज़र ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन का साथ देना, उस परंपरा को निभाने की जरूरत भी है।
लेकिन इसी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर चीन और रशिया ने खुले तौर पर अरब वर्ल्ड का साथ दिया, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। अमेरिका और यूरोपियन वर्ल्ड, जिसमें ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हैं, वो इजराइल के साथ खड़े नजर आए, उन्होंने खामोशी बरती। इस बीच में अगर आप ध्यान दीजिए तो जो कुछ हुआ लीबिया में, जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में, जो कुछ इराक में, या जो सारी परिस्थिति और सैंक्शंस की ईरान को लेकर बनी, उसमें चीन और रशिया ने ना सिर्फ अपने तौर पर उनका साथ दिया, बल्कि इस दौर में तो चीन और रशिया, एक तरफ पीएलए है जो उनकी लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ जो रशिया की फोर्सें, दोनों मिलकर एक्सरसाइज लगातार कर रही है, सेना की एक्सरसाइज। भारत इस पूरी प्रक्रिया में कहां पर है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस दौर में खत्म कर दिया गया, सार्क की हैसियत खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिए, ब्रिक्स के भीतर में भारत की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। G20 में भारत को इसलिए इनवाइट किया जाता है क्योंकि भारत आज की तारीख में सबसे बेहतरीन मार्केट के तौर पर अभी भी देखा जाता है, और ये एक सिलसिला है कि शायद आने वाले वक्त में भारत का बाजार उस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए जिसमें एक उदारवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए नजर आए। ये सारी परिस्थितियां हैं। तो एक आखिरी सवाल, एक ऐसे वक्त में जब भारत को एक स्टेट्समैन की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट्समैन की तरह ही काम करना चाहिए, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के सामने भारत को अपनी ताकत का एहसास अपनी आर्थिक स्थितियों के साथ और बाजार की इकोनॉमी के साथ भी दिखलाना चाहिए, उस वक्त भारत को पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कोलकाता से दिल्ली लाने की जरूरत है। उस वक्त इस देश की अदालतें उलझी हुई है कि जिस परिभाषा को, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की परिभाषा और प्राइवेसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें ट्विटर और भारत सरकार आमने सामने है। नियम कायदे बना दिए गए हैं, ये नियम कायदे इसी साल बने हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी एक झटके में किया गया। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। सवाल सिर्फ इतना भर है कि भारत की आर्थिक और वैदेशिक नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई नजरिया मौजूदा सरकार का है या नहीं है। सोचिए आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।